हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर If it get possible, we will let you know. Lastly, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by precision farming? How can precision farming help make agriculture sustainable and profitable? इस क्वेश्चन को आप GS 3 के सिलेबस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि प्रिसीजन फार्मिंग है क्या, और प्रिसीजन फार्मिंग एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल कैसे बना सकती है। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पार्ट प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए कि यह है क्या। और फिर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में प्रिसीजन फार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल कैसे बन सकता है। लेमन लैंग्वेज में समझाएं तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी क्रॉप को जो भी इनपुट चाहिए होता है उसे उसी अमाउंट में डालने को प्रिसीजन फार्मिंग कह सकते हैं। इसके बारे में हम और कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करेंगे, और कंटेंट हमें करंट अफेयर्स में से मिल सकता है, बुक्स के अंदर से भी मिल सकता है। आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आप आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इस आंसर की स्ट्रक्चर को कई तरह से बना सकते हैं। एक डिसेंट आंसर के लिए इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम क्वेश्चन की डिमांड से ही करेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में बताएंगे। फिर मेन बॉडी के अंदर अब आप चाहें तो सब हेडिंग बनाकर दोनों की मतलब एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे करता है और दूसरी सब हेडिंग प्रॉफिटेबल कैसे बनाता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। लास्टली कंक्लूजन के अंदर आप इसकी सिग्निफिकेंस बता के आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, आपसे हो जाएगा। फाइनली आज का GS 4 का क्वेश्चन देखते हैं। Differentiate between private and political morality. Do you think that people choosing political life must follow an ethic distinct from private morality? Comment. इस क्वेश्चन को आप GS 4 के सिलेबस के साथ क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि प्राइवेट और पॉलिटिकल मोरालिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और जो लोग पॉलिटिकल लाइफ जी रहे होते हैं उन्हें प्राइवेट मोरालिटी के एथिक्स जो बने हुए हैं उनसे दूर होना चाहिए। अब आराम से इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। सबसे पहला प्राइवेट और पॉलिटिकल मोरालिटी के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ब्रॉड थीम जिसके बारे में बात हो रही है वो है मोरालिटी, प्राइवेट और पॉलिटिकल मोरालिटी। फिर इसके बाद आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जा रही है। जो लोग पॉलिटिकल लाइफ चूज़ करते हैं मतलब पॉलिटिकल लाइफ है उनकी, तो उन्हें वो एथिक्स फॉलो करने चाहिए जो वो प्राइवेट लाइफ में फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों लाइफ में दो तरह के एथिक्स होंगे। आप अगर पर्सनल लाइफ जी रहे हैं तो आप अलग तरह के एथिक्स को फॉलो करेंगे, उसी को हमने क्या कहा है, प्राइवेट मोरालिटी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक स्फीयर में हैं, पॉलिटिकल लाइफ में हैं, तो आप अलग तरीके के मोरालिटी मतलब एथिक्स को फॉलो करेंगे। फिर कीवर्ड यहाँ पे है कमेंट, मतलब डायरेक्टिव वर्ड।
जिसको ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट गैदर करना है और आंसर स्ट्रक्चर करना है। कंटेंट के लिए बेसिक डेफिनेशन जो पूछी गई हैं और डिफरेंसेस है उन्हें आपको लिखना चाहिए। उनके लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। साथ में फिर एग्जाम्पल्स को भी गैदर करना है। जितने भी रियल लाइफ या सामने दिख रहे एग्जाम्पल्स को हम नोट कर सकते हैं उन्हें नोट करना चाहिए। इस तरह से आपके पास एक डिसेंट कंटेंट आ जाएगा। अब उसे स्ट्रक्चर करेंगे। इंट्रोडक्शन में मोरालिटी से शुरू कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों के बारे में हिंट दे सकते हैं, क्योंकि मेन बॉडी के अंदर तो आपको अच्छे से दोनों को, प्राइवेट एंड पॉलिटिकल मोरालिटी को डिफ्रेंशिएट करना ही है। एंड लास्टली आपको ओपिनियन देनी ही है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन की डिमांड भी है और डायरेक्टिव वर्ड कमेंट भी है, इसलिए डोंट फॉरगेट टू डू इट। यह सब करने के बाद आपका एक डिसेंट आंसर तैयार हो जाएगा। अभी आप खुद करने की कोशिश करिए, हम इसका मॉडल आंसर बाद में देखेंगे। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं। कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग। जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग। ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।